क्या आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क में एक दिन में लगभग 70 से 80 हजार विचार आते हैं। ये हमारे शरीर का कमांड सेंटर है, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो हमारी हर हरकत, हर भावना और हर सोच को कंट्रोल करता है। आज हमारे पास जीव विज्ञान के कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन है इस जटिल सिस्टम की गहराई में उतरना और ये समझना कि हमारे अंदर मतलब चल क्या रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ आप कह सकती हैं अकादमिक ज्ञान नहीं है। तंत्र का तंत्र ही वो चीज है जो हमें हम बनाती है। सोचने से लेकर सांस लेने तक, प्यार करने से लेकर डरने तक, सब कुछ इसी नेटवर्क का खेल है। आज हम इन नोट्स के जरिए इस अविश्वसनीय मशीन के एक तरह से पुर्जे खोलकर देखेंगे। चलिए इसे खोलकर देखते हैं फिर। तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई क्या है? जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है, वैसे ही ये सिस्टम किससे बना है? इसकी मूल इकाई है न्यूरॉन, मतलब तंत्रिका कोशिका। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, एक तरह के बायोलॉजिकल तार। और इनकी संख्या हैरान करने वाली है। हमारे दिमाग में ही लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली और जरूरी बात है। नोट्स में बताया गया है कि इन कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं होते। सेंट्रियोल? अरे हाँ, स्कूल में पढ़ा था ये। कोशिका विभाजन में मदद करते हैं ना, है ना? तो अगर न्यूरॉन्स में ये नहीं है, इसका मतलब है कि ये विभाजित नहीं हो सकते। वे दोबारा पैदा नहीं हो सकते। अच्छा। और यही वजह है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी चोटें इतनी विनाशकारी होती हैं। हम टूटी हड्डी को तो जोड़ सकते हैं, लेकिन एक टूटे हुए तंत्रिका तंत्र के सर्किट को दोबारा नहीं बना सकते। प्रकृति ने हमें एक अविश्वसनीय प्रोसेसर दिया, लेकिन उसमें सेल्फ रिपेयर का ऑप्शन नहीं रखा। ये हमें सिखाता है कि इसकी सुरक्षा कितनी जरूरी है। वाह, ये तो सच में एक गहरा पहलू है। यानी हमारे पास जो है बस वही है, और इस पूरे सिस्टम का हेडक्वार्टर है हमारा मस्तिष्क। नोट्स कहते हैं कि इसका वजन करीब 1350 से 1400 ग्राम होता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था है? प्रकृति ने इसकी सुरक्षा का किसी किले की तरह इंतजाम किया है। मस्तिष्क क्रेनियम नाम की हड्डियों के एक मजबूत खोल के अंदर रहता है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। पर सुरक्षा यहीं खत्म नहीं होती। उस हड्डी के खोल के ठीक नीचे मेनिंजस नाम की 3 परतों वाली एक झिल्ली होती है। 3 परतों वाली? हाँ, ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है जो इससे बाहरी झटकों से बचाता है। तो एक मजबूत बॉक्स और उसके अंदर 3 परत की पैकिंग, कमाल है। अब बात करते हैं इस बॉक्स के अंदर के ऑफिस की। नोट्स में मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर हम इसे एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह देखें, तो इसके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते होंगे, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। और इस ऑफिस का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हिस्सा है अग्र मस्तिष्क, यानी फोरब्रेन। वैज्ञानिक इसे बड़े भारी भरकम नाम प्रोसेंसेफेलॉन से बुलाते हैं, पर हमें बस ये याद रखना है कि ये हमारे पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा है और यही हमारी सोच और चेतना का केंद्र है। ये ऑफिस का एग्जीक्यूटिव फ्लोर है, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव फ्लोर मतलब सीईओ का ऑफिस भी यहीं होगा? मेरा मतलब है वो हिस्सा जो योजना बनाता है, निर्णय लेता है और हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। और वो सीईओ है फ्रंटल लोब। ये हमारे माथे के ठीक पीछे होता है। हमारी निर्णय लेने की क्षमता, समस्या सुलझाने, योजना बनाने और हमारे व्यक्तित्व का विकास सब यहीं से नियंत्रित होता है। जब आप सोचते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, तो आपका फ्रंटल लोब ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो सीईओ यानी फ्रंटल लोब योजना बनाता है, लेकिन कोई भी सीईओ बिना जानकारी के योजना नहीं बना सकता। उसे ऑफिस के बाहर की दुनिया के बारे में पता भी तो होना चाहिए। जैसे जब मैं इस माइक को छूता हूं, तो मेरे मस्तिष्क को ये कैसे पता चलता है कि ये ठोस और ठंडा है? ये जानकारी कहाँ जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। फ्रंटल लोब तक जानकारी पहुंचाने के लिए पूरे ऑफिस में कई मैनेजर हैं। स्पर्श, स्वाद और तापमान जैसी जानकारी को पैराइटल लोब प्रोसेस करता है। ये हमारे सिर के ऊपरी पिछले हिस्से में होता है और ये शरीर का सेंसेशन डिपार्टमेंट है।
वहीं जो कुछ हम आंखों से देखते हैं उसे समझने का काम ऑक्सीपिटल लोब करता है। जो सिर के सबसे पिछले हिस्से में है। हाँ बिल्कुल। और जो हम सुनते हैं उसे प्रोसेस करता है टेम्पोरल लोब, जो हमारे कानों के पास होता है। टेम्पोरल लोब में याददाश्त का भी जिक्र है। नोट्स में एक बहुत दिलचस्प नाम है, हिप्पोकैम्पस। ये क्या काम करता है? अगर मस्तिष्क एक ऑफिस है तो हिप्पोकैम्पस उस ऑफिस का रिकॉर्ड रूम है, या कहिए लाइब्रेरियन है। ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अस्थायी यादों को लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब स्थायी यादों में बदलता है। अच्छा। जैसे आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया, ये शायद कल तक याद न रहे, लेकिन आपकी पहली साइकिल चलाने की याद स्थायी है। ये फैसला हिप्पोकैम्पस ही करता है कि कौन सी जानकारी रखने लायक है और कौन सी नहीं। कमाल है। लेकिन इस ऑफिस में कोई तो होगा जो बाहर की दुनिया से आने वाले फोन और ईमेल को हैंडल करता हो, एक तरह का रिसेप्शनिस्ट है, और वो है थैलेमस। ये ऑफिस का कम्युनिकेशन हब है। बाहर से कोई भी सेंसेशंस, गर्मी, ठंडी, दर्द आता है तो थैलेमस ही उसे रिसीव करके सही डिपार्टमेंट यानी सही लोब तक पहुंचाता है। ये एक तरह से गेटकीपर है। और थैलेमस के साथ ही एक और नाम है, हाइपोथैलेमस। ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि एक ही पल में गुस्सा और अगले ही पल प्यार जैसी भावनाएं, ये सब कहाँ से आती हैं? क्या इन सभी भावनाओं का कोई एक मास्टर स्विच है हमारे दिमाग में? आपका अनुमान काफी हद तक सही है। वो मास्टर स्विच हाइपोथैलेमस ही है। अगर थैलेमस बाहर की दुनिया पर नजर रखता है तो हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर के सिस्टम को कंट्रोल करता है। भूख, प्यास, शरीर का तापमान, गुस्सा, प्यार, नफरत, नींद का चक्र, ये सब इसी के नियंत्रण में है। ये हमारी भावनाओं का केंद्र है। और ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये शरीर के मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी नियंत्रित करता है, जिससे हमारे सारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं। तो जब हाइपोथैलेमस को गुस्सा आता है या कोई खतरा महसूस होता है, तो क्या यही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फाइट मोड में डाल देता है? बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया। हाइपोथैलेमस ही वो ट्रिगर है जो खतरे का सिग्नल मिलने पर पूरे शरीर में अलार्म बजा देता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। देखिए कैसे ये अलग अलग हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। ये तो हुई एग्जीक्यूटिव फ्लोर की बात, लेकिन ऑफिस को चलाने के लिए सिर्फ बड़े मैनेजर ही काफी नहीं होते। मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन, इनका क्या काम है? क्या वे बस सहायक की भूमिका में हैं? वे सहायक जरूर हैं, लेकिन उनके बिना ऑफिस एक दिन भी नहीं चल सकता। मध्य मस्तिष्क आकार में छोटा है, लेकिन ये एक जरूरी कनेक्टर है। ये देखने और सुनने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे जब कोई तेज आवाज होती है और हम बिना सोचे समझे तुरंत उस तरफ मुड़ते हैं, तो ये प्रतिक्रिया मध्य मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। ये सूचना के सुपर हाईवे पर एक जरूरी जंक्शन की तरह है। और पश्चिम मस्तिष्क, नोट्स के अनुसार इसके 3 हिस्से हैं। पहला है सेरिबेलम। हाँ, और सेरेबेलम को आप ऑफिस का ऑपरेशंस फ्लोर मैनेजर कह सकती हैं। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और इसका मुख्य काम है शरीर का संतुलन और मांसपेशियों की गतिविधियों में तालमेल बिठाना। जब आप चलते हैं या मैं अपने हाथों को हिलाकर बात कर रही हूँ, तो इन सभी मूवमेंट्स को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाने का काम सेरेबेलम का है। तो जब कोई शराबी लड़खड़ाता है, इसका मतलब है कि अल्कोहल ने उसके ऑपरेशंस मैनेजर पर असर किया है। बिल्कुल यही होता है। शराब का असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा सेरिबेलम पर ही होता है। इसीलिए शराबी व्यक्ति सीधी रेखा में नहीं चल पाता। उसका बैलेंसिंग सॉफ्टवेयर अस्थायी रूप से क्रैश हो जाता है। यही हिस्सा मसल मेमोरी को भी स्टोर करता है। एक बार साइकिल चलाना सीखने के बाद आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो जानकारी सेरिबेलम में सेव हो जाती है। बहुत दिलचस्प। पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये नाम सुनने में ही बहुत गंभीर लगता है। और इसका काम भी सबसे गंभीर है। अगर अग्र मस्तिष्क ऑफिस का थिंक टैंक है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा बिल्डिंग की बेसिक मेंटेनेंस और पावर सप्लाई टीम है। ये उन सभी कामों को नियंत्रित करता है जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते और जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे दिल की धड़कन। हाँ, दिल की धड़कन, पाचन, ब्लड प्रेशर और सांस लेना। हम इन कामों के बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन मेडुला चुपचाप 24/7 ये सब नियंत्रित करके हमें जिंदा रखता है। 1 मिनट,
नोट्स में ये भी लिखा है कि तीसरा हिस्सा पॉन्स भी श्वसन प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। तो फिर मेडुला और पॉन्स में क्या फर्क है? क्या वे दोनों एक ही काम कर रहे हैं? मेडुला सांस लेने की लय को सेट करता है, यानी हम कितनी तेजी से या धीरे धीरे सांस लेंगे, जबकि पॉन्स उस लय को स्मूथ बनाता है और सांस लेने और छोड़ने के बीच के ट्रांजिशन को नियंत्रित करता है। वे एक ऑर्केस्ट्रा के दो संगीतकारों की तरह हैं जो एक ही धुन बजाने के लिए मिलकर काम करते हैं। समझ गया। अब एक और हिस्सा है मेरुरज्जु, मतलब स्पाइनल कॉर्ड। नोट्स में इसे मस्तिष्क का दूसरा भाग कहा गया है, लेकिन ये तो एक अलग अंग जैसा लगता है। इसका क्या काम है? संरचनात्मक रूप से ये अलग है, लेकिन कार्यात्मक रूप से ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही एक अभिन्न अंग है। इसे आप ऑफिस से बाकी शहर तक जाने वाली मुख्य फाइबर ऑप्टिक केबल समझ सकती हैं। लेकिन इसका एक और बहुत खास काम है, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना। जैसे किसी गर्म चीज को छूते ही हाथ का तुरंत पीछे हटना। बिल्कुल। उस स्थिति में अगर सिग्नल पहले मस्तिष्क तक जाए, वहां प्रोसेस हो और फिर वापस हाथ तक आदेश आए, तो तब तक हाथ जल चुका होगा। समय बचाने के लिए मेरुरज्जु खुद ही फैसला ले लेती है और हाथ को तुरंत पीछे हटने का आदेश दे देती है। मस्तिष्क को इसकी सूचना बाद में मिलती है, जब हमें दर्द का एहसास होता है। ये एक इमरजेंसी बाईपास सिस्टम की तरह है। तो अब तक हमने इस शानदार ऑफिस के सभी डिपार्टमेंट्स और मैनेजर्स के बारे में जान लिया, लेकिन ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से और शरीर के बाकी हिस्सों से बात कैसे करता है? इस विशाल नेटवर्क के प्रकार क्या हैं? यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य प्रकारों को समझना जरूरी है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। ये हमारे सिस्टम का मेन प्रोसेसर या डेटा सेंटर है, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल हैं। सारी जानकारी यहीं प्रोसेस होती है और यहीं से सारे आदेश जारी होते हैं। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, अगर CNS डेटा सेंटर है, तो PNS पूरे शरीर में फैला हुआ केबल नेटवर्क है। इसमें वे सभी नसें या तार आते हैं जो CNS से निकलकर शरीर के हर कोने तक जाते हैं। नोट्स के मुताबिक इसमें मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये नाम से लगता है कि ऑटोमेटिक होगा। एग्जैक्टली, ये हमारे शरीर का ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये उन सभी आंतरिक अंगों को नियंत्रित करता है जो अपने आप काम करते हैं। हमें दिल को धड़कने का या पेट को खाना पचाने का आदेश नहीं देना पड़ता। ये सिस्टम खुद ही सब कुछ संभाल लेता है। इसके भी 2 हिस्से हैं जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। हाँ, अनुकंपीय और परानुकंपीय, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसे अक्सर लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट, और आराम करो और पचाओ, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम किसी खतरे या तनाव की स्थिति में होते हैं, मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो अनुकंपीय तंत्र सक्रिय हो जाता है। ये शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है और पाचन जैसी गैर जरूरी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। ये सब हमें उस स्थिति से लड़ने या भागने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देता है। ये थोड़ा अजीब लगता है। जब हमें लड़ने या भागने की जरूरत होती है, तो पाचन क्यों रुक जाता है? क्या शरीर एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता? ये ऊर्जा बचाने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। शरीर के पास सीमित संसाधन है। आपातकाल की स्थिति में शरीर सारी ऊर्जा और खून का प्रवाह मांसपेशियों और मस्तिष्क की ओर भेज देता है, ताकि आप तेजी से दौड़ सके और सोच सके। उस समय खाना पचाना प्राथमिकता नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी देश पर हमला होने पर सारा बजट रक्षा पर खर्च कर दिया जाए, न कि सड़कें बनाने पर। और जब खतरा टल जाता है, तब परानुकंपीय तंत्र अपना काम करता है। बिल्कुल। जब कुत्ता चला जाता है और आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो परानुकंपीय तंत्र शरीर को वापस शांत और आराम करो और पचाओ की स्थिति में लाता है। ये दिल के धड़कन को धीमा करता है, पाचन क्रिया को फिर से शुरू करता है और शरीर को ऊर्जा बचाने और मरम्मत करने में मदद करता है। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो हमने मस्तिष्क के 80,000 विचारों से शुरुआत की और देखा कि ये एक अकेला अंग नहीं, बल्कि एक विशाल आपस में जुड़े हुए ऑफिस की तरह है। जहां फ्रंटल लोब जैसा CEO बड़े फैसले लेता है, वहीं मेडुला जैसा मेंटेनेंस स्टाफ
चुपचाप हमें जिंदा रखने वाले जरूरी काम करता रहता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझने वाली है कि कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं करता। सोचना, महसूस करना, चलना, ये सब इन अनगिनत हिस्सों के बीच एक अविश्वसनीय तालमेल का नतीजा है। ये एक सिम्फनी की तरह है, जहाँ हर वाद्य यंत्र की अपनी भूमिका है और सब मिलकर ही एक सुंदर संगीत बनाते हैं। हमारी चेतना उसी संगीत का नाम है। इन नोट्स में एक और दिलचस्प तथ्य दिया गया है कि मस्तिष्क शरीर का केवल 2% वजन होने के बावजूद शरीर की 20% ऑक्सीजन और ऊर्जा का उपभोग करता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है जो सोचने लायक है। अगर हमारे मस्तिष्क को सिर्फ सामान्य रूप से काम करने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो हम अपने शरीर और दिमाग को जो भोजन, जानकारी और अनुभव देते हैं, उसकी गुणवत्ता हमारे विचारों और निर्णयों की गुणवत्ता को हर दिन, हर पल कैसे प्रभावित करती हो।